हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। नमस्कार सभी को, नमस्कार। आज मैं आपसे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात करने वाला हूँ, और वो देखिएगा आप यहाँ पर। आज जो फॉर्मेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन, उसके बारे में बात करेंगे, और उसके लिए मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, और उसको मैं एक बार आपको बताता हूँ उसके बारे में सारी बातें, जो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है। जब हम बात करते हैं असेंबली की, तो वो असेंबली जो बनी थी वो 6 दिसंबर 1946 को बनी थी। सबसे पहले बताते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जो डिमांड हुई थी वो कब हुई थी, एम.एन. रॉय ने डिमांड कब की थी, या महात्मा गांधी ने इसके बारे में कब कहा था। 1925 महात्मा गांधी ने कहा हमारा संविधान होना चाहिए, मोतीलाल नेहरू ने कहा था हमारा संविधान होना चाहिए, एम.एन. रॉय ने भी 1934-5 के अंदर ये बात कही थी। उसके बाद कांग्रेस के द्वारा भी एक ऑफिशियल नोटिस तैयार किया गया था, एप्लीकेशन तैयार की गई थी, और उसके लिए अंग्रेजों को कहा गया कि हमारा संविधान होना चाहिए। फिर अगस्त ऑफर आता है, अगस्त ऑफर में भी इसी के बारे में जिक्र किया गया था। उसके बाद अगस्त ऑफर के बाद बात आती है 1942 की, जो आपने कभी सुना होगा, 1942 क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन में जो क्रिप्स था वो भारत के लोगों से कहता है, जो नेता थे हमारे, और उनको कहा गया भाई आप ना हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी हेल्प करो, और फिर हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ये बात कब की? 1942 के अंदर। 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन में गांधी जी ने कहा ये क्या बात हुई, आप लोग यूज हमारा आज कर रहे हैं और हमें युद्ध के बाद हमें कुछ लाभ दे रहे हैं, और ऊपर से वो भी डोमिनियन। हमें नहीं, हमें पहले डोमिनियन चाहिए युद्ध से पहले, और युद्ध खत्म होने के बाद हमें पूर्ण राज्य चाहिए। मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया, तो कुल मिलाकर वो बातें सारी खत्म हो जाती है, क्रिप्स मिशन फेल रहा। फिर बात आती है 1946 कैबिनेट मिशन, जो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कैबिनेट मिशन की। और कैबिनेट मिशन के अंदर हम देखते हैं 1946 में हमारा जो संविधान का निर्माण होता है, संविधान जो बनता है, वो 1946 कैबिनेट मिशन के बेसिस पर ही बनाया जाता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन के बेसिस पर बनाया जाता है। अब क्या होता है, उसी मिशन के बेसिस पर एक असेंबली तैयार होती है, जो कि इस असेंबली तैयार होती है वो आपकी 6 दिसंबर 1946 को तैयार होती है। और उसकी जो पहली मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन द 9 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जो आज हमारा पार्लियामेंट हाउस है, आज जो सेंट्रल हॉल है, उसी के अंदर ये, कभी वो लाइब्रेरी होती थी, और उसी के अंदर ये असेंबली की पहली मीटिंग होती है। अब इसमें क्या है, फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस जे.बी. कृपलानी, ये ऐसा व्यक्ति जो पहली बार जो फर्स्ट एड्रेस, इसका जो फर्स्ट एड्रेस होता है वो इसी का होता है, जे.बी. कृपलानी का। उसके बाद इसी मीटिंग के अंदर टेम्परेरी जो अपॉइंटेड किया जाता है, कौन व्यक्ति? सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इस मीटिंग में मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया था, और उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं और हम इसको क्विट करते हैं। उन्होंने इसका बायकॉट किया, इस मीटिंग का बायकॉट किया। उसके बाद हम अगर बात करें, यहाँ पर फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बन जाती है वो 6 दिसंबर 1946 को बन जाती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट अपॉइंटेड होता है, वो सच्चिदानंद सिन्हा होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिमांडिंग ए सेपरेट स्टेट, द मुस्लिम लीग बायकॉट द मीटिंग। मुस्लिम लीग की एक ही डिमांड थी, हमें तो अलग देश चाहिए, अलग संविधान चाहिए, हम नहीं मानते इस सभा को, और उन्होंने अपने आप को इस सभा से दूर कर लिया, बायकॉट किया। ठीक है, तो फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, 6 दिसंबर की बात कर रहे हैं, 9 दिसंबर की बात कर रहे हैं, पहली मीटिंग की बात कर रहे हैं, जे.बी. कृपलानी फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस। उसके बाद टेम्पोररी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो फर्स्ट टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट थे। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के संविधान सभा के पहले
टेम्परेरी अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव हमारा फ्रांस से आया था। फ्रांस में भी सभा के सबसे बूढ़े व्यक्ति को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, तो ऐसे ही इसे भी अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। दूसरा पॉइंट, मुस्लिम लीग पाकिस्तान चाहती थी। मुस्लिम लीग एक संविधान के लिए अलग से असेंबली चाहती थी, अपना संविधान अलग चाहती थी। उनकी डिमांड ये पूरी नहीं हुई तो उसने इसका बायकॉट कर दिया। उसके बाद सेकंड बात करते हैं हम, यहां पर 11 दिसंबर 1946 प्रेसिडेंट अपॉइंटेड राजेंद्र प्रसाद, यहां पर परमानेंट स्थायी तौर पर राजेंद्र प्रसाद को इस सभा का अध्यक्ष बनाया गया। और वाइस चेयरमैन की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपके हरेंद्र कुमार मुखर्जी, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे बी एन रॉय। तो यहां पर हमने बात की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट मीटिंग कब हुई, सेकंड मीटिंग कब हुई। जो परमानेंट थे वो राजेंद्र प्रसाद बने, जो टेम्परेरी बने वो सच्चिदानंद सिन्हा बने। और ये एक बुजुर्ग व्यक्ति थे भाई मेरे बच्चों, बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। और ऐसा एक्सपीरियंस हमने कहां से मिला, हमें कहां से मिला, फ्रांस से। तो इस तरह से हम देखते हैं वाइस चेयरमैन कौन बने, मुखर्जी, कुमार, हरेंद्र कुमार है ये मुखर्जी, और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर कानूनी सलाहकार बी एन रॉय को बनाया गया। ठीक है, बी एन रॉय को। अगर हम बात करें यहां पर, ये देखिए यहां पर हम इनिशियली स्टार्टिंग में 389 मेंबर थे भाई, 389 टोटल, और जो बचे थे बाद में 299 पार्टीशन। एक तरह से यहां जब मुस्लिम लीग चली जाती है तो उनके मेंबर यहां से चले जाते हैं, तो लाजमी है 299 रह गए थे इसमें से। और 389 में से 292 जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रांतों से थे, स्टेट से थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से थे। 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी, जैसे कि आपका कुर्ग है, अजमेर है, आपका बलूचिस्तान है, मारवाड़ है, यहाँ से मद्रास है, यहाँ से 4 कमिश्नर प्रोविंसेस से लिए गए थे। और 93 जो मेंबर थे प्रिंसली स्टेट, हमारी जो देसी रियासत है वहां से इतने मेंबर आने थे। हालांकि इलेक्शन जब हुआ तो 93 भी पूरे नहीं हुए थे। तो यहां पर पहले कितने मेंबर होने थे, यहाँ 389, लेकिन मुस्लिम लीग के जाने से 299, और उसमें से 292 आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, जो उनके स्टेट उनके अंडर में थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोविंसेस का मतलब क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जो स्टेट थे उनमें से जो इलेक्ट होकर आए थे वो 292 थे, और 4 कमिश्नर प्रोविंसेस थे, और 93 थे जो देसी रियासत थी उधर से। उसके बाद जो थर्ड मीटिंग होती है तो 13 दिसंबर 1946 को होती है, एन ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, एक उद्देश्य प्रस्ताव। यही बनता है आगे चलकर प्रियम्बल प्रस्तावना, और ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सभा के अंदर पेश किया गया था। हमारे संविधान का क्या उद्देश्य होगा उसके बारे में उन्होंने हमें बताया। तो इस तरह से आगे चलकर ये प्रियम्बल बन जाता है। और ये जो है ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन जो है वो पूरी तरह से अपना लिया जाता है, वो रहा आपका 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन जो है अडोप्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद जो आपका 22 जुलाई 1947 है, नेशनल फ्लैग को अडोप्ट कर लिया जाता है, भारत के संविधान में इसको अपना लिया जाता है।
ये जो हमारा तिरंगा झंडा था, पिंगाली का नाम आपने सुना होगा, जो साउथ से थे, और पिंगाली जो उन्होंने नेशनल फ्लैग जो जिन्होंने डिजाइन किया था, उनके जो तिरंगे को ही भारत के संविधान में अपनाया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं 15 अगस्त 1947 अचीव्ड इंडिपेंडेंस, इंडिया सेपरेट इनटू डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है, जो दो डोमिनियन में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। अंग्रेजों के अंडर में बनने वाले जो दो देश हैं, इंडिया और पाकिस्तान बने। बात है मेरे बच्चों 3 जून 1947 माउंटबेटन प्लान की। माउंटबेटन जो प्लान है, हम उसकी बात करते हैं। होता क्या है, अंग्रेजों ने एक चाल चली कि जाते जाते भारत के टुकड़े करते हैं। 3 जून की बात है, एक प्लान अनाउंसमेंट होता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, और उसमें से इंडिया, पाकिस्तान और बाकी जो है देसी रियासत, जो प्रिंसली स्टेट बोलते हैं जिसे, वो अलग हो जाएंगे। अपनी मर्जी से वो पाकिस्तान में मिल सकती है, या फिर वो अपनी मर्जी से हिंदुस्तान में मिल सकती है, या अपनी मर्जी से वो अलग रह सकती है। इस तरह से 3 जून की जो घटना है उसको ब्लैक डे के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह भारत आज़ाद होता है, लेकिन वो आज़ादी प्रॉपर आज़ादी नहीं मानते, क्योंकि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। माउंटबेटन का यही तो प्लान था, अंग्रेजों ने हमेशा यही तो किया था, डिवाइड एंड रूल, भारत में फूट डालो राज करो की नीति, चाहे वो धर्म के नाम पर है, चाहे वो सामाजिक स्तर पर है, चाहे वो धार्मिक स्तर पर है, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, भारत का हर हाल में उन्होंने टुकड़े करने का ही विचार किया। उसके बाद संविधान की बात कर रहे थे, तो बात आती है, आपने नाम सुना ही होगा, 28 अगस्त 1947, इस ही महीने की बात है, अगस्त के महीने की बात है। 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की गई, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 दूसरे मेंबर आपके सामने हैं। ये के मुंशी है, मोहम्मद सादुल्ला है, और अलादी है, और उसके बाद आपके जो गोपाल स्वामी है, और उसके माधवा राय है। और जो माधव राय है ना, इससे पहले BL थे, BL मित्र, और उन्होंने बीमारी का डिजाइन दिया था, उसकी जगह कौन बने, माधवा राव। और साथ में जो TT कृष्णाचार्य देख रहे हैं आप, तो वो क्या है, उसकी जगह किसकी जगह बनी है, DP खेतान, जिनकी मृत्यु 1948 में हो गई, तो इनके स्थान को बाद में इन्होंने भरा था। तो पहले तो ये 2 थे, उनके स्थान पे ये 2 बन गए थे। ठीक है, नोट्स आपके पास है, आप कितनी बार भी क्लास को बार बार देख सकते हैं, तो यहाँ कोई इशू नहीं है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप कमेटी जिसे बोलते हैं, उसको अपॉइंट किया गया, उसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर, और ये 6 उसके मेंबर थे संविधान को ड्राफ्ट करने वाले। उसके बाद 16 जुलाई 1948 की बात है, ठीक है, और एक हरिंद्र कुमार मुखर्जी के साथ साथ कृष्णाचार्य को भी इलेक्ट किया गया सेकंड वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। हरिंद्र और कृष्णाचार्य was also elected as second vice president of Constituent Assembly, मतलब संवैधानिक सभा। अब उसके बाद आप देख रहे हैं एक प्रेम बिहारी का नाम, ये कौन था, संविधान को लिखने वाला प्रेम बिहारी। बिहारी तो सब कुछ लिखने वाले होते हैं, प्रेम बिहारी जी। अब प्रेम बिहारी श्री कृष्ण का नाम है, और उन्होंने ही संविधान को जो लिखा था, जिसे हम कहते हैं ना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इन्होंने, और ये जो लिखा था इटालिक स्टाइल में, भाई ये जो लिखा था इटालिक, इसको फॉलो किया था वो इटालिक स्टाइल से किया था। और हम अगर हम बात करें इसका जो हिंदी वर्जन है, ओरिजिनल किसने लिखा, वो लिखा प्रेम बिहारी श्री कृष्ण भगवान, और उसी के नाम की तरह है एक वसंत कृष्ण।
दोनों का नाम ही श्री कृष्ण भगवान है भाई, ठीक है, प्रेम बिहारी भी और वसंत कृष्ण भी। तो लाजमी है आपको याद रहेगा। हिंदी में भी लिखने वाले कौन थे? कृष्ण, 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 प्रेम बिहारी, फिर कृष्ण, एक ही भगवान के नाम है, लेकिन ये व्यक्ति अलग अलग है। इन्होंने इंग्लिश में जो लिखा था इटालिक फॉलो करके, और इन्होंने हिंदी वर्जन बनाया था इसका। अब बात है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास्ड एंड अडॉप्टेड बाय द असेंबली। भारत में संवैधानिक सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पास किया गया, अडॉप्ट किया गया असेंबली के द्वारा। अगर हम बात करें 24 जनवरी 1950 लास्ट बैठक थी संवैधानिक सभा की, जो है लास्ट बैठक थी बच्चों। इसको साइन किया गया, स्वीकार किया गया। इसमें 395 आर्टिकल थे, 8 इसमें शेड्यूल थे, 22 इसके भाग थे, जो हमारा संविधान तैयार हो चुका था 24 को ही राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को भी हमने स्वीकार कर लिया था, और 24 को ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका नाम क्या था आपको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही हमने चुन लिया था। 26 जनवरी 1950 ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स प्रॉपरली, जिसने काम किया और जो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, वो लागू हो जाता है 1950 जनवरी 26 की बात करता है। और इसके बनाने में टोटल जो समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। इस पर जो खर्च होता है वो 6.4 मिलियन होता है, इस पर जो टोटल खर्च बनता है। कई बार क्वेश्चन आता है लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन बना था, मतलब स्पीकर जिसकी बात करते हैं। किसी भी काम की शुरुआत गणेश जी से होती है, और लोकसभा की शुरुआत भी गणेश जी से हुई थी, इसको आप याद रखोगे। इस तरह से रिपब्लिक इंडिया बन जाता है। और अगर हम संविधान की बात करें तो इसमें कुछ मेजर कमेटीज थी। अगर हम बात करते हैं मेजर कमेटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, 1946 की हमने बात की, और इसमें जो बात करते हैं हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, और उनकी जो मेजर कमेटी की बात, ड्राफ्टिंग कमेटी की हम बात करते हैं, वो कमेटी थी। और अब आप सोच रहे हैं 1947 से 1950 तक संविधान नहीं बना तो क्या चल रहा था? याद रखना 1947 में जो एक्ट पास हुआ था, इंडिया एक्ट 1947, उसी के बेसिस पर ही क्या हुआ था, हमारा जो संविधान नहीं बना था उस टाइम पर, तो 1947 का जो रूल था वो ही संभाल रहा था भारत को, भारत की जनता को। वो रूल रेगुलेशन इसी के चल रहे थे उस टाइम पर, ठीक है ना। अब उसके बाद टोटल जो बात करते हैं हम, वो कमेटी जो संवैधानिक जो सभा थी उसमें 22 कमेटी बनाई गई किसी भी प्रकार के काम करने के लिए, और इसमें से जो 10 कमेटी थी वो एक प्रोसेस और प्रोसीड्यूरल अफेयर्स एंड 12 ऑन सब्सटेंटिव अफेयर्स। यहां पर जो मैं बता रहा हूं आपको, प्रोसीड्यूरल अफेयर्स और सब्सटेंटिव अफेयर्स, ये एक प्रोसेस लेवल होता है, और एक जो प्रमुख लेवल होता है प्रमुख मुद्दों पर, तो वो 12 और 10 इस तरह से कमेटी बनाई गई थी। उसके बाद हम देखते हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी B.R. अंबेडकर इसके अध्यक्ष बने, और बाकी ये थे उसके मेंबर जो हम बात कर ही चुके हैं आपसे, ये रहे, ये सभी मेंबर इसी के हैं। इनका काम ड्राफ्ट का था, प्रारूप का था। उसके बाद जो प्रमुख मुद्दे की हम बात करते हैं तो एक एक रिवीजन हो जाएगी आपके साथ में। एक थी एड होक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, उसके जो अध्यक्ष बनाए गए राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। एक था
एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स वल्लभ भाई पटेल की बात करता है, और उसके बाद कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मावलंकर। आप यहाँ सोच रहे होंगे फंडामेंटल राइट्स पे वल्लभ भाई पटेल का नाम कैसे आए, ये एक सब कमेटी थी जिसके अंदर इसका नाम आता है। कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, और वो थे वल्लभ भाई पटेल। और बात करते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो इसके जो अय्यर के नाम जानते हैं ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एग्जामिन करने के लिए, वो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये थे। और इनमें जो बात करते हैं जो प्रोविंशियल मतलब प्रांत स्टेट जो कमेटी थी उसके जो अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल थे, और जो ड्राफ्टिंग थी उसके तो आपको पता ही है भीमराव अंबेडकर थे। और एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, ये चीज़ें इसको आप ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हालांकि यूपीएससी वाले बच्चे उसको तो इनको पढ़ना चाहिए प्रॉपरली, तो इसलिए मैं यूपीएससी लेवल से ही पढ़ा रहा हूँ, ताकि जो बच्चा इनको याद ना कर पाए और वो भी सी ग्रुप की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए यूज हो सकता है, तो वो ना भी करे इतना बड़ा मैटर नहीं है, तो यूपीएससी को तो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। फाइनेंशियल स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जेबी कृपलानी, और हाउस कमेटी पट्टाभी सीतारमैया, माइनॉरिटीज सब कमेटी एच.सी. मुखर्जी। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, और वो थे गोपीनाथ। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के.एम. मुंशी, और स्टेट लेवल पर जवाहरलाल नेहरू, प्लस इनको यूनियन लेवल भी दिया गया था। और स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यूनियन, देखा गया ना वो मैंने कहा था ना यूनियन वाली, तो ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन, एक सेकेंड ये रहा ऊपर मैंने आपको बताया था। इसके बाद ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, और यूनियन पावर्स कमेटी ये भी जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर adopted from several sources features which are present in the Indian Constitution. The main source may be identified as, तो यहाँ मैं बात करने वाला हूँ आपसे सोर्स की, और जो सोर्स हैं 60 देशों से हमने इसमें अनुभव लिया है। और 60 देशों के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूँ 60 देशों के साथ अगर मैं आपसे बात करूँ तो ऐसे देश हैं जो हम कुछ ही देश याद करते हैं, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हमारे पास हमारे अपने भी सोर्स हैं, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमारा, उसके बाद हमारा जो मौर्य एम्पायर की बात करते हैं, गुप्त एम्पायर की बात करते हैं, हमारे ऋग्वेद की बात करते हैं, हमने यहाँ से भी कुछ चीज़ें हमेशा ली हैं। तो सबसे पहले सोर्स की बात करते हैं, हमारे संविधान में हमने क्या क्या अपनाया, किस चीज़ से, फेडरल स्कीम या सिस्टम। अब एक तरह से पूरा भारत एक है, उसके अंदर सभी स्टेट है, एक फेडरल सिस्टम जो हमने अपनाया, यहीं से अपनाया। ऑफिस ऑफ गवर्नर, अगर मैं बात करूं ऑफिस ऑफ गवर्नर की, तो आप समझ सकते हैं ऑफिस ऑफ गवर्नर यहां पर जो राज्यपाल होता है उसका जो कार्यालय है उसके बारे में अनुभव हमने यहीं से लिया है। जुडिशरी आप देख रहे हैं, जुडिशरी जो न्यायपालिका है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आधार पर 1774 में सुप्रीम कोर्ट बंगाल कलकत्ता के अंदर बनाया गया था जुडिशरी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उससे भी जुड़ी हुई चीजें हैं, और साथ में इस एक्ट के आधार पर ही जुडिशरी को अपनाया गया है, और ये चीजें हमने 1935 के रूल से उठाई है। पब्लिक सर्विस कमीशन, आज आप यूपीएससी के लिए सोचते हैं, आप आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं, आप आईएएस की परीक्षा देते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से उठाई है, 1935 से
इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, प्रशासन के बारे में सारी चीजें। आरबीआई अगर बात करूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूपीएससी, एडमिनिस्ट्रेशन, इमरजेंसी, फेडरल सिस्टम और ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये 1935 से हमने जो उठाई है। फिर नंबर आता है ये आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, हमारा एक संसदीय तरीका है हमारे देश का, जो हमने इंग्लैंड से लिया, ब्रिटिश से लिया है। और हम यहाँ पर इसी तरीके से रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून को पास करते हैं, दोनों सभाओं में जाता है, राष्ट्रपति उस पर साइन करता है, सारी चीज़ें वो यही होता है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है, प्रोसीड्योर होता है। सिंगल सिटीजनशिप, अगर मैं बात करूँ सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप समझ सकते हैं एकल नागरिकता, सिंगल मतलब अमेरिका है, वहां पर दोहरी नागरिकता है मेरे बच्चों। दोहरी कैसे? वहां स्टेट की अलग लेनी पड़ती है और पूरे अमेरिका की अलग लेनी पड़ती है देश के लिए। अगर आप हरियाणा के हो तो आपको हरियाणा की अलग से लेनी पड़े और इंडिया की अलग से लेनी पड़े, तो वो दोहरी हो जाएगी। लेकिन हमने सिंगल यूज की है, तो ये इंग्लैंड से ही अपनाया है। कैबिनेट सिस्टम जो मिनिस्ट्री सिस्टम है, और प्रेरोगेटिव रिट्स, आपको पता होगा आर्टिकल 32 और 226 के तहत हमारी कुछ विशेषाधिकारी रिट है, उनको भी हमने यूज किया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूनाइटेड अमेरिका की जो बात करता है, स्टेट अमेरिका की बात करता है, यहाँ से हमने फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। मेनली हमने यहाँ से मौलिक अधिकारों को अपनाया है। और हमारी न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, वो किसी एग्जीक्यूटिव किसी के अंडर में नहीं है, वो अपने डिसीजन खुद लेती है, वो अलग है, उसके मामले में कोई भी टांग नहीं अड़ा सकता। और जुडिशियल रिव्यू, अब कोर्ट को, जज को, सभी को इनको एक रिव्यू देने का हक होता है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, और वाइस प्रेसिडेंट को जो प्रोसेस है उसको भी हमने यूएस के संविधान से लिया है। अगला नंबर आता है आयरिश, आयरलैंड। यहां से हमने डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, ये रहा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के इलेक्शन का जो तरीका है, साथ में राज्यसभा में जो नॉमिनेशन है, और उसके साथ फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक संघ बनाया गया है और सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। रेजिडरी पावर इन द सेंटर, जो विशिष्ट शक्तियां हैं, बड़ी शक्तियां हैं, पावरफुल चीजें हैं, वो सेंटर को दी गई है। और जो राज्यों के अंदर गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है, वो सेंटर की तरफ से, राष्ट्रपति ही किसी राज्य में गवर्नर की अपॉइंटमेंट करता है। एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीजें हमने कहां से ली है? आयरिश से ली है। उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं कनाडा के संविधान की, तो यहां पर जो कनाडा का संविधान है, देखिए, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, यहां पर सेंटर को ही सी से कनाडा, सी से सेंटर, ठीक है। और ये पावर सारी मेनली सेंटर को यहां पर प्रमुख तौर पर माना गया। ये पॉइंट ध्यान रखना, जो सेंटर है, सेंटर को प्रमुख माना है, ठीक है। ये इसमें इसको मत पढ़ना आप, इस सेंटर को पढ़ना, पावरफुल सेंटर, याद रखना। उसके बाद अगला पॉइंट जो है आपका ऑस्ट्रेलिया। अब जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में खास बात क्या, यहां पर कंकरेंट लिस्ट, जो आपके संविधान के अंदर क्या है बच्चों, आपके संविधान के अंदर क्या है, 12 शेड्यूल है,
12 में एक 7वां शेड्यूल है जिसमें 3 लिस्ट है। पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। सेंटर के अंडर में जैसे सेना है, स्टेट के अंडर में जैसे उनके अपने टैक्स हैं, या नगर पालिका पंचायत की बात भी करें तो, शिक्षा की बात करें दोनों के अंडर में है। तो एक कंकरेंट लिस्ट होती है, और ये जो प्रोसेस लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची, जो दोनों राज्य और सेंटर मिलकर इस पर काम करते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कहीं भी किसी भी राज्य में व्यापार करने का अधिकार होता है, और ये चीजें हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संविधान के आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रायोजन किया गया है। और संयुक्त बैठक का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति इनको बुलाता है और जो लोकसभा का स्पीकर है वो इसको संभालता है। एक तरह से 108 के अंदर ये ज्वाइंट एक सेशन होता है, ज्वाइंट सीटिंग होती है दोनों की। उसके बाद ये है जर्मनी, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी से क्या है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान कौन से फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेंगे, ये जो प्रोसेस है जर्मनी से उठाया है। वेमर जो है वो जर्मनी का है। इमरजेंसी के दौरान हमारे जो है, आपको बता देता हूं, 12 से लेकर 35 तक, 12 to 35 तक संविधान के भाग नंबर 3 में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे कभी भी खत्म नहीं होते, लेकिन इमरजेंसी के दौरान आपका 20 और 21 आर्टिकल को छोड़कर बाकी सभी को खत्म कर दिया जाता है जब देश में कोई इमरजेंसी होती है। इसको मैं डिटेल में आगे आपको करवाऊंगा। अब सोवियत की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को इसमें जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश से इसको जोड़ा गया था। और इसके साथ ही सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो जस्टिस है प्रेम्बल के अंदर जो हम यूज करते हैं, ये भी रशिया से लिया गया। फ्रांस, अगर हम बात करें फ्रांस की रिपब्लिक, जो रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल, प्रेम्बल में जो यूज हुआ है वो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल, वो हमने कहाँ से लिया है, ये गणतंत्र भी, ये आज़ादी भी, समानता वगैरह सारी, ये फ्रेटर्निटी भी, ये हमने कहाँ से लिया, फ्रेंच से, एक्सपीरियंस बेसिस पर लिया है। साउथ अफ्रीका से, यहाँ से हमने अमेंडमेंट को यूज किया है। जो 368 आर्टिकल है ना हमारा अमेंडमेंट के लिए, हमने यहां से इसको अपनाया है। एक बात ध्यान रखना, अभी तक जो हमने सारी बातें की, देखें हमारे संविधान में जो इतने देशों से जो चीजें ली गई हैं उसका मतलब हमने नकल नहीं की है, उसका मतलब सिर्फ इतना है हमने एक्सपीरियंस लिया है। अनेक देश जो अपने अपने तरीके से अपने काम कर रहे थे अपने संविधान के अनुसार, तो इस तरह हमने भी ऐसे काम किए कि हमने भी उनको अपनाया है, ना कि नकल की है। इसलिए आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि हमारे संविधान में कुछ चीजें नकल की है। रही बात लोकतंत्र के लिए, इससे ज़्यादा वैल्यूएबल चीजें क्या हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ होता भी नहीं है। कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। तो अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। साथ में इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो मेंबर है सभी राज्यों की तरफ से आते हैं, और इनका जो इलेक्शन का तरीका है वो भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। उसके बाद संविधान के अंदर हमने जो अभी बात की, हमारा एक संविधान है, एक बुक है बेटा। संविधान की इस बुक के अंदर क्या है, संविधान की इस बुक के अंदर क्या है, इसमें चैप्टर बनाए गए हैं, भाग 22 भाग। ओरिजिनल की बात करें तो 22, अपडेट की बात करें तो 25। उन 22 भागों के अंदर 395 आर्टिकल लिखे गए हैं। साथ में अलग से एक लिस्ट तैयार की गई है कुछ स्पेशल काम के लिए, वो है शेड्यूल, जिन्हें 8 मानते हैं हम। मूल रूप से ओरिजिनली 8 थे और बाद में वो 12 हो जाते हैं, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां बाद में जोड़े जाते हैं। तो शेड्यूल हैं आपके, पहले थे 8 और बाद में आपके जुड़ जाते हैं 4 और आज के दिन वो 12 हैं। ठीक है,
तो इस तरह से हम देखते हैं 9वां शेड्यूल, 10वां शेड्यूल, 11वां शेड्यूल जो हैं वो हमारे बाद में जुड़े गए हैं। अपडेट की अगर बात करता हूं, ये देखिए हमारे संविधान में 448 आर्टिकल हैं, 25 भागों के अंदर 12 शेड्यूल हैं, 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। 2020 तक हमारे संविधान में 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं, 448 आर्टिकल हैं 25 पार्ट्स में, और 12 शेड्यूल की लिस्ट अलग से है। अगर आपसे ओरिजिनली पूछे तो 22 भाग 8, ये 22 है, ये 8 है और ये 395 है। और ये शुरुआत 1951 से अमेंडमेंट की हुई थी, तो 1950-51 से लेकर और 2020 तक 104 अमेंडमेंट एक्ट बन चुके हैं। जैसे कि हम बात करें जीएसटी की, जैसे कि हम बात करें रिजर्वेशन की, जैसे कि हम बात करें ओबीसी की, तो ये बाद में जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद पहला शेड्यूल क्या है? पहला शेड्यूल, अगर हम बात करें शेड्यूल की, तो हमारा जो पहला शेड्यूल है, देखिए पहला शेड्यूल में क्या होता है, 1 से लेकर 4 आर्टिकल जो है, जैसे किसी राज्य को बनाया गया है, जोड़ा गया है, हटाया गया है, बनाया गया है। तो भारत के अंदर आज के दिन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, और ये सारे प्रोसेस फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ही होते हैं। पहले 8 शेड्यूल थे, अब बन चुके हैं 12, और ये सभी उनकी लिस्ट है। और इस तरह से इस लिस्ट में हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर जो है अब वो राज्य नहीं रहा, वो यूटी यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो ये है आपका पहला शेड्यूल। सेकंड जो है आपका ये है, जिनका प्रभाव इन आर्टिकल पर रहा है, ये है कुछ चीजें, और कंसिस्ट ऑफ पार्ट 5A to E की बात करता है। आप कोई चीज अभी ज़्यादा नहीं सोचना है। इसमें जो मुद्दा है सबसे बड़ा वो क्या है, हमने अपना देश तैयार किया पहले शेड्यूल में। दूसरे में हमने क्या किया, जो पोस्ट है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, कैग है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट होती हैं, स्पीकर होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, इन सब के लिए सैलरी, इन सब के लिए सैलरीज का जो इशू है, हमने सबको सैलरी के प्रावधान दिए हैं। और इस तरह से दूसरे पार्ट के अंदर हम सैलरी की बात करते हैं। और अगर हम बात करें जो तीसरा शेड्यूल है, ओथ एंड अफर्मेशन, अब हम अपने देश का निर्माण कर चुके हैं पहले शेड्यूल में। दूसरे में क्या होता है, हम सबको सैलरी देते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट हैं। तीसरे में क्या है, हम सबको कसम खिला दे, तुझे माँ की कसम, तुझे अच्छे से काम करना है भाई, अगर अच्छे से काम नहीं किया तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो कसम खाओ अपनी पोस्ट की और अपने काम की। तो इसमें थर्ड में ओथ अफर्मेशन है, कसम है, शपथ है। चौथा जो शेड्यूल है वो क्या है, हमारी जो राज्यसभा होती है, हमारी जो राज्यसभा होती है उस, तो सभी काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा होती है ये, इसमें सीट्स राज्यसभा, जैसे कि हरियाणा की राज्यसभा में 5 सीट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ स्टेट के साथ, लोकसभा में 10 सीट है, उसका हमारा इसमें मैटर नहीं है। 4 शेड्यूल ये कहता है सभी राज्यों की राज्यसभा में सीट्स जो है उसको डिसाइड किया गया है 4th के तहत। पहले में क्या था, देश का निर्माण हुआ, इतने राज्य बने, इतने यूटी बने। दूसरे में क्या हुआ, हमने सैलरी दे दी। तीसरे में क्या हुआ, शपथ खिला दी। चौथे में क्या, सीट दे दी राज्यसभा के अंदर। पांचवा और छठा जो है वो क्या है, वो ट्राइब्स के लिए होता है, जो जंगली जनजातियां हैं, शेड्यूल एरिया हैं, उनके लिए होता है। पूरे देश में पांचवा जितने भी शेड्यूल एरिया है उसमें होता है अमेंडमेंट, 360 के तहत होती है, उसको करती हैं। और जो 6th है उसके लिए प्रॉपर कुछ राज्य हैं, उनका नाम रखा गया है शेड्यूल एरिया का, और उनमें जो प्रमुख है वो आपका असम है, मेघालय है, मिजोरम है, असम, मेघालय, मिजोरम, और उसके साथ आपका मैं बताता हूँ आपको त्रिपुरा भी है। तामेमई मैंने एक ट्रिक बनाई है,
तामेमई, ता मतलब त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और आसाम, तामेमई। ठीक है, इनके क्षेत्र देखो, पांचवा और छठे में क्या है, जो जंगली जनजाति क्षेत्र है उनको सुविधा देने के लिए दो अलग से पांचवा और छठा। पांचवा क्या है, पूरे देश के लिए है, छठा क्या है, इन राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए है। ठीक है, उसके बाद सेवंथ क्या है, 7 से 7 हम साथ साथ, सेंटर स्टेट साथ साथ। यहां पर आर्टिकल 246 सेंटर और स्टेट दोनों की पावर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जिसमें हमने 3 लिस्ट बनाई है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। और इस तरह से हम देखते हैं यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट हैं, और उसके बाद जो हमारी स्टेट लिस्ट है उसमें 66 विषय हैं, और जो हमारी बची आपकी कंकरेंट लिस्ट है उसमें आपके कितने हैं, 40, ये लिखा है इरा 47 सब्जेक्ट। मतलब इतने पावर्स जो है उनको मिली है। मैं आज एजुकेशन की बात करता हूँ तो कंकरेंट में है, स्टेट की बात करता हूँ तो स्टेट लिस्ट में है, सेंटर की सेना की बात करता हूँ, परमाणु की बात करता हूँ, देश की रक्षा की बात करता हूँ तो यूनियन लिस्ट है। तो 7वें के अंदर ये है। 8वें में है हमारी 22 भाषाएं। ये सारे आर्टिकल भाषाओं से रिलेटेड है बच्चे। 22 भाषाएं हैं हमारी। तो हमारे ओरिजिनल जो संविधान की बात करते हैं वो क्या है, वो यही है। तो ये भाषाएं यहाँ आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये भाषाएं आप देख रहे हैं, 22 भाषाएं, इनको मान्यता दी गई है 8वें शेड्यूल के अंदर। और याद करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन आता है 8वीं भाषा 8वें शेड्यूल में क्या है, तो 8वीं कक्षा में हम बोलना सीखते हैं 8वीं भाषा 8वीं शेड्यूल के अंदर। तो 22 भाषाएं हैं। 9th, नो लखे का हार महारानी पसंद करती थी, और 9th शेड्यूल जो है वो 1951 में नया शेड्यूल जोड़ा गया, और जो प्रॉपर्टी की चीजें हैं वो इसमें जोड़ी गई। और इसमें क्या है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स था अब ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा, इसको 300A आर्टिकल के अंदर रखा गया, और एक नया शेड्यूल बनाया गया जो प्रॉपर्टी लैंड रिफॉर्म के लिए था। तो संपत्ति की बात करता है तो 9वां शेड्यूल है, 1951 में इसको जोड़ा गया था। 10वां जो है ये है 10th, 10वां। लोग 10-10 रुपए में बदल जाते हैं बेटा, 10-10 रुपए में। तो दल बदल, एंटी डिफेक्शन, उनको सुधारने के लिए एक्ट बनाया गया, एंटी डिफेक्शन एक्ट। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं 1985 में बनाया गया था, 52वां अमेंडमेंट था, जम्मू कश्मीर से इसको स्टार्ट किया गया था। 10th शेड्यूल जो है 9वां 10वां, बचता है आपका 11th। 11वां गांव की पंचायत, 12वां शहर की का जो क्षेत्र है वहां नगर निगम होता है, नगर पंचायत होती है, परिषद है। गांव के प्रशासन को जो आर्टिकल 243G और इसके अंदर 243 आपका A से Z जाता है, A से G जाता है, इसमें ZG जाता है। तो इसमें 243 आर्टिकल है। 12th की बात करते हैं यहाँ पर। 11वें में क्या है, गांव की पंचायतें और जिला परिषद वगैरह सब इसके अंदर बनाए गए। इसमें जो अमेंडमेंट 1992 जो अमेंडमेंट हुए थे वो 73 और 74वां अमेंडमेंट हुआ। ये था आपका 73 अमेंडमेंट 1992, 93 में 74 अमेंडमेंट जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करता है, ये रहा आपका। यहाँ पर आपका विलेज पंचायत की बात करता है तो वो है आपका 12th। तो गांव और शहर, गांव शहर। 9वां क्या है, 10वां क्या है, दल बदल, और 9वां क्या है, संपत्ति। 9 लखे का हार, 9 लाख की प्रॉपर्टी महारानी की। तो यहाँ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। और जो 8वीं क्लास में भाषा सीख गए थे वो 8वीं क्लास की जो भाषा है उसकी बात करता है। उसके बाद 7th जो है, हम साथ साथ, केंद्र राज्य साथ साथ मिलकर अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। 5वां और 6ठा जो है SC/ST शेड्यूल जो एरिया है उनके लिए है। उसके बाद पहले में हमारा जो देश बना उसके इतने राज्य हैं, दूसरे में क्या है, हमने सैलरी दे दी, तीसरे में हमने कसम खिला ली, चौथे में हमने राज्यसभा की सीटें दे दी। ठीक है, अब ये थे हमारे शेड्यूल। तो इस तरह से हमने बात की आपसे शेड्यूल की, 12 शेड्यूल की, और जो हमारा संविधान है
हमने उसकी बात की, और साथ में हमने आपसे फॉर्मेशन की जो बात की थी वो क्या थी, वो फॉर्मेशन आपकी हमने बात की हमारा संविधान कैसे बना। तो संविधान के साथ साथ हमने संविधान के अंदर हमने आर्टिकल की बात की। तो आपसे अगर मैं जाते हुए कुछ क्वेश्चन पूछता हूं तो आपके क्वेश्चन का जवाब फटाफट होना चाहिए। हमारा संविधान जो पहली बार किसने इसकी जो डिमांड की थी वो कौन थे, एम एन रॉय डिमांड कब की थी, कांग्रेस ने ऑफिशियल डिमांड कब की थी। उसके बाद अगर हम बात करें अगस्त ऑफर में क्या हुआ था, क्रिप्स मिशन में क्या हुआ था। एक और बात, क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, मतलब एक ऐसा चेक जिसकी कोई अवधि ही का नहीं पता कि वो कब आएगी और समय पता नहीं क्या होगा। और वो कह रहे थे कि युद्ध में हमारा साथ दो और आपको हम डोमेनियन स्टेटस देंगे, हम आपको आधा राज्य देंगे। गांधी जी ने कहा हमें आधा तो अभी चाहिए, आधा युद्ध के बाद चाहिए। और ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कि कोई पोस्ट डेटेड चेक हो। क्वेश्चन आता है पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने किस मिशन को कहा, किस मिशन को कहा। हमारा जो संविधान है वो किस बेसिस पर स्टार्ट हुआ, किस मिशन के बेसिस पर ही हमने अपनी असेंबली, हमारी सभा जो बनी थी उसको कैसे बनाया था हमने। उसके साथ ही फिर हम बात करते हैं हमारा नेशनल फ्लैग कब अडोप्ट हुआ, हमारी पहली मीटिंग कब हुई, हमारी दूसरी मीटिंग कब हुई, हमारी तीसरी मीटिंग कब हुई, हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब हुआ, हमारा प्रेम्बल में क्या क्या चीज़ें थी। उसके साथ हमने आपसे बात की हमारे संविधान में कितने भाग हैं, कितने आर्टिकल हैं, कितने शेड्यूल हैं, ओरिजिनल कितने हैं और बाद में अपडेट कितने हुए हैं। उसके बाद हमने शेड्यूल की बात की और शेड्यूल में पहले शेड्यूल में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, पाँचवें में क्या है, छः में क्या है, सात में क्या है, आठ में क्या है, 9 में क्या है, 10, 11 और 12 में क्या है, 10 दल बदल। ठीक है, तो अगली क्लास में हम आपसे जो बात करेंगे वो करेंगे अमेंडमेंट की बात करेंगे। हमारे संविधान में अभी तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, हम आपसे वो सारी बातें करना चाहेंगे। तो आज के लिए आपकी क्लास यही रहेगी और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगली क्लास में। बच्चे आज मैं लाइव नहीं आ पाया तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और इसको डिस्कस करते हैं हम अगली क्लास लाइव क्लास में भी, और अलग से यूट्यूब के बच्चों के लिए भी हम करेंगे स्पेशल। ये यूपीएससी के लिए क्लास है, जो बच्चे लगातार जुड़े रहेंगे उनके लिए अच्छा फ़ायदा होगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।